क्या आप जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है? ये प्रोसीजर कैसे की जाती है? क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में कुछ डाउट्स या सवाल है? क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं? हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। एग्जैक्टली इस प्रोसीजर में क्या क्या किया जाता है। लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में जो भी डाउट्स है उन्हें दूर करने के लिए और लोगों को सही इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने के लिए आज हम स्टेप बाय स्टेप हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज हेयर ट्रांसप्लांट। ये हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट इज नथिंग बट अ हेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बालों का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसका मतलब है कि आपके स्काल्प पे जिस एरिया में बालों का वॉल्यूम कम है या बाढ़ने से उस एरिया में हेयर फॉलिकल को इम्प्लांट किया जाता है। इन हेयर फॉलिकल को यूजुअली डोनर एरिया से यानी कि स्काल्प के पीछे वाले हिस्से से या बियर्ड एरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस एरिया में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो डीएचजे से अफेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए इस एरिया को परमानेंट हेयर जोन कहा जाता है। हमारे हेयर रेमेडी में इन ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूजुअली एफयूई प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी रिसेंट और एडवांस मेथड है जिसमें स्ट्रिप की जगह इंडिविजुअल फॉलिकल को एक एक करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एफई प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कैसे की जाती है इसके बारे में अब हम जानेंगे। एफई का पहला स्टेप है मेडिकल फोटोग्राफ्स। आपके पहले कंसल्टेशन में आपके स्काल्प के स्पेसिफिक एंगल में फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं जिनका इस्तेमाल पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट के हर एक बड़े स्टेप के बाद ये फोटोग्राफ लिए जाते हैं। सर्जरी शुरू करने से पहले आपका एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें आप एनेस्थेटिक ड्रग के लिए एलर्जिक है या नहीं ये देखा जाता है ताकि प्रोसीजर के दरमियान आपको कुछ रिएक्शन ना हो। हेयर ट्रांसप्लांट के दूसरे स्टेप में आपके रेसिपिएंट एरिया को मार्क किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपका एज, आपका डिग्री ऑफ बार्डनेस, अवेलेबल ग्राफ्ट और आपके फेशियल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से डॉक्टर आपकी हेयर लाइन डिजाइन करते हैं। इसके बाद आपके डोनर एरिया का मैपिंग किया जाता है जिसमें आपके डॉक्टर एरिया के डेंसिटी का पता करने के लिए डर्मास्कोप का इस्तेमाल करते हैं जिससे सर्जन को पता चलता है कि आपके डोनर एरिया में से कितने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। हमारे हेयर रेमेडी में हम रेसिपिएंट एरिया में एनेस्थीसिया देकर प्रोसीजर शुरू करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में यही एक स्टेप थोड़ा पेनफुल होता है। इस पेन को मिनिमाइज करने के लिए नर्व ब्लॉक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पूरी प्रोसीजर में एनेस्थीसिया के प्रिक्स कम होते हैं और थोड़ी ही ड्रग की ज़रूरत पड़ती है। एनेस्थीसिया के बाद हम प्रीमेड स्लिट्स बनाना प्रेफर करते हैं जिसका इस्तेमाल ग्राफ्ट को इम्प्लांट करने के लिए किया जाता है। ये प्रीमेड स्लिट्स आपके हेयर ट्रांसप्लांट का डिजाइनिंग प्रोसेस है। इस पर डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, क्या वो नेचुरल दिखेगा। प्रीमेड स्लिट्स ऐसे लिए जाते हैं कि हर एक हेयर का एंगल और डायरेक्शन कैसा हो, किस एरिया में कितनी डेंसिटी लेनी है और कौन से ग्राफ्ट कहाँ पर इम्प्लांट करनी है, यानी कि सिंगल हेयर ग्राफ्ट कहाँ पर, टू हेयर ग्राफ्ट कहाँ पर और मल्टी हेयर ग्राफ्ट कहाँ पर प्लांट करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिस पर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है और ये स्टेप सिर्फ सर्जन ही परफॉर्म करता है। ये स्लिट्स बनाने के बाद डोनर एरिया को एनेस्थेटाइज किया जाता है, फिर ग्राफ्ट को डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एफयूए सर्जरी में ग्राफ्ट को प्रिसाइजली निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत होती है। एफयूए मेथड में अलग अलग साइज के पंचेस का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
स्काल्प डोनर एक्सट्रैक्शन के लिए हम 0.9 या 1 मिलीमीटर पंच का इस्तेमाल करते हैं और बियर्ड ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के लिए हम 0.8 मिलीमीटर पंच का इस्तेमाल करते हैं। हेयर एमडी में यूएस मेड पंचेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये पंचेस बहुत ही शार्प और प्रिसाइज होते हैं। इसका कट बहुत क्लीन होता है। इससे स्किन को मिनिमल डैमेज होता है, स्कारिंग भी कम होती है। इस पूरे प्रोसीजर में हम नो रूट टच टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है हम ग्राफ्ट को निकालते वक्त या लगाते वक्त उनके रूट को टच या पिक नहीं करते हैं, क्योंकि ये ग्राफ्ट्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं और इजीली डैमेज हो सकते हैं। इसलिए उन्हें केयरफुली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन के प्रोसीजर में 2000 से लेकर 3000 तक मैक्सिमम ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये नंबर आपके बालों को की डेंसिटी पर डिपेंड करता है और हर पेशेंट में ये डिफर करता है। चौथा स्टेप में हर एक ग्राफ को डिजिटल माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है। हर एक ग्राफ में कितने बाल है इसके ऊपर ग्राफ का सेपरेशन डिपेंड करता है। फिर डैमेज या डिफेक्टिव ग्राफ को निकाला जाता है। ग्राफ्स को बॉडी के बाहर कितने समय तक रखा जाता है, उन्हें हैंडल किया जाता है और उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है, इस पर उनका सर्वाइवल रेट डिपेंड करता है। ऐसे कहा जाता है कि अगर ग्राफ्ट को 3 घंटे के अंदर रेसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट किया जाता है तो उनका सर्वाइवल रेट 95% से ज़्यादा होता है। उसके बाद हर घंटे ये रेट 10% से कम होने लगता है। ग्राफ्ट को अगर एक ही बार में निकालने से वो ज़्यादा देर तक बॉडी के बाहर रहते हैं और उनका सर्वाइवल रेट भी कम होने लगता है, जिससे आपका हेयर ट्रांसप्लांट अफेक्ट हो सकता है। इसलिए हम हेयर एमडी में छोटे छोटे सेशन से में एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन करते हैं। इसके साथ ही डीएचटी यानी डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट से ग्राफ्ट को साइमल्टेनियसली एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट किया जाता है। प्रीमेड स्लिट की वजह से ये प्रोसेस संभव होती है और इससे ग्राफ्ट का आउट ऑफ बॉडी टाइम और भी कम होता है। ग्राफ्ट को सही तरीके से स्टोर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के बाद ग्राफ्ट को इमीडिएटली इम्प्लांट करना या फिर मेडिकली अप्रूव्ड स्टोरेज फैसिलिटी में स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। इन ग्राफ्ट को हाइड्रेटेड रखने के लिए उन्हें प्रॉपरली प्रिजर्व किया जाता है। ग्राफ्ट को 5 से 10 टेम्परेचर के दरमियान सलाइन या रिंगर लैक्टेट या हाइपोथर्मासोल या आपके खुद के प्लाज्मा में स्टोर किया जाता है। ऐसा न करने से ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट कम हो सकता है, ग्राफ्ट परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं और कभी कभी हेयर ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकता है। इसके बाद 5वें स्टेप में हेयर ट्रांसप्लांट के लास्ट स्टेप में ग्राफ्ट को इम्प्लांट किया जाता है। हमारे हेयर एमडी में हम इम्प्लांटर्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रीमेड स्लिट्स में ये इम्प्लांटर की मदद से ग्राफ्ट को इम्प्लांट किया जाता है। इसमें ग्राफ्ट को फोर्सेप्स से पकड़कर इम्प्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे ग्राफ्ट डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमारे बालों की ग्रोथ अलग अलग डायरेक्शन में होती है। ग्राफ्ट्स को बहुत केयरफुली सही डायरेक्शन में प्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। गलत डायरेक्शन या गलत एंगल में ग्राफ्ट को इम्प्लांट करने से बालों की ग्रोथ नेचुरल नहीं दिखाई देती, जिससे आपका हेयर ट्रांसप्लांट अननेचुरल दिखने लगता है। फिर ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते। उसके बाद 6वां स्टेप है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। सर्जरी के बाद आपके सिर पर बैंडेज लगाया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और पेशेंट अपने घर वापस लौट सकता है। साथ ही में आपको एक सलाइन स्प्रे भी दिया जाता है। इस स्प्रे को हर 30 मिनट या 1 घंटे बाद ट्रांसप्लांटेड एरिया पर स्प्रे करना होता है। इस स्प्रे का इस्तेमाल 5 दिनों तक करना पड़ता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही लंबी और मेटिकुलस प्रोसीजर है, इसलिए इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए और हेयर ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए सही पोस्ट ऑपरेटिव केयर लेना बहुत ज़रूरी है। सर्जरी के बाद आपके डॉक्टर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए।
सर्जरी के बाद इचिंग या इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ये बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन स्काल्प को स्क्रैच करना अवॉइड कीजिए, इससे आपके ग्राफ्ट डैमेज हो सकते हैं। सर्जरी के बाद कुछ पेशेंट स्काल्प में नमनेस भी फील कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी रेकमेंड कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसीजर का टाइम आपके ट्रांसप्लांट के साइज पर डिपेंड करता है। यूजुअली इस प्रोसीजर को कम से कम 4 से 8 घंटे लग सकते हैं। एफयू का हीलिंग पीरियड भी बहुत कम होता है। सर्जरी के बाद 1 हफ्ते में आप अपना रूटीन वापिस शुरू कर सकते हैं और आप अपने काम पर जा सकते हैं। सर्जरी के बाद 2 से 3 हफ्तों में नए ट्रांसप्लांटेड बाल झड़ने लगते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये आपके हीलिंग प्रोसेस का ही हिस्सा है। 6 से 9 महीने में नए बाल वापस ग्रो होने लगते हैं। ज़्यादातर लोग एफयू टेक्निक प्रेफर करने लगे हैं। इसमें कट्स या स्टिचेस नहीं होते हैं, इसमें लीनियर स्कारिंग भी नहीं होता है। एफयू में कई सारे छोटे छोटे सर्कुलर स्कार्स तैयार होते हैं जो नोटिस नहीं होते, और तो और इसमें पेन भी बहुत कम होता है। ये बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर है। एफयू में बालों को बॉडी के किसी भी पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे कि बियर्ड एरिया। देखिए, एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए और हेयर ट्रांसप्लांट के नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स पाने के लिए एक एक्सपीरियंस सर्जन की ज़रूरत होती है। साथ ही में क्लिनिक का वेल इक्विप होना भी बहुत ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले पूरा रिसर्च कीजिए, सही क्लिनिक और एक्सपीरियंस सर्जन चुनिए। अपने डॉक्टर के साथ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में डिस्कस कीजिए। सर्जरी के हर एक स्टेप के बारे में जानकारी लीजिए, फिर सही और इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मनचाही इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और कोई भी सवाल है तो बेझिझक हमारी वेबसाइट www.hairmdindia.com पर पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हेयर लॉस का रीजन ढूंढना जरूरी है। हेयर लॉस का अंडरलाइन कॉज ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। अगर मेडिकेशन के बाद भी आपका हेयर लॉस कम नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर के साथ हेयर ट्रांसप्लांट जैसे बाकी के ऑप्शन के लिए को डिस्कस कीजिए, और आप सही कैंडिडेट हो या नहीं ये फाइंड आउट कीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोज और कॉन्स देखें और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। आपका हेयर ट्रांसप्लांट जरूर सक्सेसफुल होगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।